जय हिंद दोस्तों। आज हम 3 इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, एक वायरल हो रहा था एक वीडियो जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री जी ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास वैकेंसी निकालने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे ये बात गलत है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा है। दूसरा, इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि युक्तियुक्तकरण होने से छात्रों का क्या नुकसान होगा, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका क्या नुकसान होगा, और जो अभ्यर्थी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, ये कि बहुत से स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, जो बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनको अब क्या करना चाहिए, उनको किस वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए, किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और एग्जाम के अलावा क्या करना चाहिए तैयारी करने के साथ साथ। इन 3 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और दूसरा ये डिस्क्लेमर है कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करता हूं। अगर गलत है तो मैं गलत बोलूंगा, और अगर वो पार्टी सही है तो मैं सही बोलूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहला ये कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा कहाँ से है। तो ये पेपर का कटिंग आप देख रहे हैं, आर्टिकल, जिसमें ये बताया गया है रॉयल्टी का 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए अभी मिलने वाला है। 1 अप्रैल 2005 से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रॉयल्टी का पैसा राज्य सरकार को दिया जाए। रॉयल्टी क्या होती है, तो सरल भाषा में अगर समझें तो अगर हम किसी दूसरी की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो किराया देना पड़ता है उसको रॉयल्टी कहते हैं। इसका 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए, हालांकि ये 3 राज्यों को मिलेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को, लेकिन इससे अगर कहीं छत्तीसगढ़ राज्य को 50 से 60 हजार करोड़ रुपए लगभग मिलने वाले हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। कई सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं सरकार के पास, बस जरूरत होती है तो सही नियत की, कि वो सही इस नियत की कि वो युवा हितैषी सरकार है या युवाओं को हताश करने वाली सरकार है। इस नियत की जरूरत होती है। दूसरा ये है कि युक्तियुक्तकरण करने से छात्रों को क्या नुकसान होगा। तो पहला नुकसान तो स्टूडेंट्स को होगा जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो ऐसे भी कम इस टीचर्स की समस्या से जूझ रहे हैं। पहले समस्या तो कम टीचर्स की है, दूसरा वेल क्वालिफाइड टीचर्स की है जो उनको पढ़ा रहे हैं। कम टीचर तो पहले से थे, अब 30 से ऐसे स्कूल आप जो आपको पता होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उसमें 10 से कम स्टूडेंट हैं उसको पास के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। शहर में जहां 30 से कम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको पास के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। तो मेरा मुद्दा ये है, मेरा सवाल सरकार से ये है कि क्या अगर 9 स्टूडेंट कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 9 स्टूडेंट की पढ़ाई जरूरी नहीं है। एक तो स्कूलों की भी कमी थी ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल की कमी है। अब वो स्कूल को बंद करके खुले हुए स्कूल को पास के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं आज भी पिछड़े इलाकों में जो माँ बाप अपने स्टूडेंट को अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, वो मजदूरी कराना चाहते हैं, क्योंकि यहां तो पढ़े लिखे लोगों को ही रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि अगर पढ़ा लिखा भी दिए तो रोजगार तो वैसे भी नहीं मिल रहा है लोगों को, तो पढ़ा लिखा के क्या करेंगे। अब आप उनका स्कूल भी दूर कर दीजिए, तो स्कूल दूर करोगे तो वैसे भी उनको बहाना मिल जाएगा, वो वैसे भी नहीं पढ़ाएंगे अब स्टूडेंट्स को। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो तो वैसे भी डाउन होगा, GER जो है। तो पहला नुकसान जो होगा वो उन स्टूडेंट्स को होगा जो पढ़ रहे हैं, इनरोलमेंट रेशियो डाउन होगा। दूसरा स्टूडेंट नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको होने वाला है। कैसे? 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया गया था मैनिफेस्टो में, गवर्नमेंट के, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2 लाख वैकेंसी का वादा किया गया था। जब चुनाव प्रचार के दौरान 2,000 वैकेंसी भी नहीं आई हैं। 57,000 टीचर के बाद 33,000 भर्तियों को प्रस्ताव जो है वो बृजमोहन अग्रवाल जी जब शिक्षा मंत्री थे वित्त विभाग में बोला गया था, जिसको वित्त विभाग ने पैसों की कमी के कारण रोक दिया है। अब 7,000 टीचर एक्सेस हो गए हैं युक्तियुक्तकरण कर देने से, मर्ज कर देने से। तो 7,000 तो वैकेंसी तो खत्म हो ही गई, एक्सेस में टीचर हो गए। अभी तो वैकेंसी आने के चांसेस कम ही हैं, आगे भी वैकेंसी आएगी कि नहीं 1 साल बाद उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। क्या सरकार को पता नहीं था कि पैसा कैसे व्यवस्था करना है? तो अगर इस तरीके से वैकेंसी नहीं निकालनी थी तो इसका वादा मैनिफेस्टो में क्यों किया गया? क्या युवा सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या उनका केवल वोट पाना जरूरी है? उनके हित में निर्णय लेना क्या जरूरी नहीं है सरकार के लिए? कि जिन युवाओं की मदद से सरकार ने इतनी बड़ी जीत हासिल की,
उनके लिए वैकेंसी निकालना क्या उनकी प्राथमिकताएं नहीं है? और अगर नहीं है प्राथमिकता तो ये इस बात का वादा क्यों किया गया मैनिफेस्टो में अपने? सरकार हर बार ऐसा करती है, हर सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लास्ट जब चुनावी वर्ष रहता है तभी वैकेंसी निकालती है। उसमें नुकसान ये होता है कि लास्ट के साल में पूरा 4 साल 5 साल वैकेंसी आता नहीं, चुनावी वर्ष में एक साथ वैकेंसी आती है। तो स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी वैकेंसी की तैयारी करें, कौन सी वैकेंसी की तैयारी ना करें, क्योंकि उसको अब उस सब एग्जाम को देता है इसीलिए, और एक भी एग्जाम में चयन नहीं होता है। क्योंकि आप जब सब एग्जाम की तैयारी करेंगे, सबका सिलेबस थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, सब एग्जाम की तैयारी एक साथ नहीं हो सकती है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और एक भी पेपर में उसका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन वो सारा एग्जाम इसलिए देता है क्योंकि उसको मालूम है कि अगली वैकेंसी 5 साल के बाद आएगी। रेलवे एनटीपीसी देख लीजिए, 5 साल के बाद आया। एसआई भर्ती 2018 से निकाली गई है, आज तक उसकी भर्ती पूरा प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो वो स्टूडेंट जिसके पास 1 साल के खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, वो गरीब किसान जो अपने बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए भेजा है या ऑनलाइन पढ़ाई का 1 साल का ही अफोर्ड कर सकता है, वो अपने बच्चे को 4 साल कैसे रुकने के लिए देगा? जिसके पास किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास कोचिंग की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका एक दिन का इनकम ही 100 रुपये है बस केवल। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरे जगह काम कर रहे हैं। एक स्टूडेंट आया था, वो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, वो दिन भर काम करता है और रात को पढ़ाई करता है। वो शिक्षक भर्ती का बैच ज्वाइन किया था हम लोग का। वो स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करेगा? उसको पता ही नहीं कि वैकेंसी कब आने वाली है। जो वैकेंसी आने वाली थी उसको सरकार ने मर्ज करके खत्म कर दिया। अब उसको 4 साल रुकना उसके लिए असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस सारे मुद्दे पे मेरी राय को मैंने सही प्लेटफॉर्म पे रखा है। आप देखिए यहां पर न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपके सामने आ रहा होगा, नवभारत में ये आर्टिकल छपा है जो मैंने खुद लिखा है। आज की जनधारा में आर्टिकल जो आपके सामने दिख रहा होगा वो मैंने लिखा है। आपकी बात को सही जगह पे रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तीसरी बात ये उठती है कि अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि अगर आप वोट धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे देंगे तो सरकार रोजगार के अवसर क्यों देगी आपको? सरकार अस्पताल क्यों बनाएगी? सरकार सड़क क्यों बनाएगी? सरकार एजुकेशन पे पैसा खर्चा क्यों करेगी? तो आपको वोट जो है, जब वोट देने का मौका आता है तो आप अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखिए उस समय। और अगर कहीं आपकी बात को सरकार मान नहीं रही है, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, तो आप फिर उसके बाद ये ताकत भी रखिए, ये हिम्मत भी रखिए कि अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो आप विपक्ष को वोट दे देंगे। तो अपने मुद्दे तय कीजिए। और दूसरी बात, आप लंबी लड़ाई के लिए, लंबे संघर्ष के लिए अब तैयार रहिए, क्योंकि ये सिस्टम बहुत खराब हो चुका है जो वैकेंसी का है। पेपर लीक हो जाता है, अलग अलग जगह से पेपर लीक होने की खबर आ रही है। वैकेंसी जो है वो निकाली जाती है, 2018 से एसआई भर्ती जो निकाला गया, आज तक उसका भर्ती प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है। अगर किसी तरीके से एग्जाम हो भी जाता है तो वहां पर फिर सवाल इतने गलत आते हैं, सरकार ने मतलब कि आयोग ने सोर्स ही नहीं बताता है उसका, दावा आपत्ति भी करो तो उसको फिर से गलत उत्तर ले लेता है। एग्जाम कैलेंडर जारी करने की बात कही थी, एग्जाम कैलेंडर भी जारी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी सिस्टम की खामियों से एक साथ आपको निपटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन आंदोलन करने के लिए उतरे और वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी 500 वैकेंसी निकाल दी गई, आप दूसरे दिन वापस आ गए। ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने मुद्दे तय करने चाहिए और मुद्दे तय करने के बाद आपको फ्लोर पे उतरना चाहिए। और जब तक आपकी पूरी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि न किसी रहगुजर न किसी हमनशी से निकलेगा, तुम्हारी राह का कांटा बस तुम्ही से निकलेगा। और तीसरा चीज ये कि आप यूनिटी बनाए रखिए, एक दूसरे के लिए खड़े रहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि हॉस्टल वार्डन का जो छात्र, जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, वो शिक्षक भर्ती के लिए नहीं खड़ा होता। जो शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट है हॉस्टल वार्डन के लिए खड़े नहीं होते, गलत अगर कहीं होता है तो। जो हॉस्टल वार्डन का स्टूडेंट है, महिला पर्यवेक्षकों को के साथ कुछ गलत हो रहा है, सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक वालों के साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके लिए खड़े नहीं होता है। तो आप सबको एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सबका हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अगर सपने मरेंगे तो सबके मर रहे हैं, अगर हताश हो रहे हैं तो सब हो रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी किसी की नहीं आ रही है, सबके साथ गलत हो रहा है। पाश की मुझे एक कविता याद आ रही है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना,
घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो हमारे सपनों को मरने नहीं देना है। हमको अपनी बात सही तरीके से सरकार तक पहुंचानी है, चाहे वो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो सड़क पर उतरकर हो। आपको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी होगी और लंबा संघर्ष करना होगा और यूनिटी बनाए रखनी होगी, तब आपकी बात मानी जाएगी। एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए पुरजोर तरीके से विरोध, मतलब पुरजोर तरीके से अपनी बात रखनी है सरकार के सामने। एग्ज़ाम कैलेंडर आने से बहुत से स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। आप ये तय कर पाएंगे कि साल भर आपको किसकी तैयारी करनी है और किस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि आपको चूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका पेपर निकलेगा। सवाल जो गलत हो रहे हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए। सवाल जो है 100 सवाल कम से कम आपको सही मिलने चाहिए। जो आयोग जो है वो सोर्स ले रहा है, वो कहाँ से ले रहा है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। कट ऑफ की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सारे मुद्दों पे अपनी बात रखनी जरूरी है, तब सिस्टम सही होगा। और तब जो है न सिर्फ आप अपने लिए अगर ये सिस्टम सही हुआ आज आपकी मेहनत से, तो न सिर्फ ये आपके लिए अच्छा होगा बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा साबित होगा। तो मैं यही बात आप सबसे करना चाह रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।